हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। ये दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर ऑडिट का, चैप्टर नंबर 3 के बाद। ये सब अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। ऐसे 500, 530, 610, 505, 510 ओपनिंग बैलेंस, रिलेटेड पार्टी 520। अभी रिलेटेड पार्टी का एस तुमने पढ़ा, एस 18, बहुत काम लगेगा तुम्हें। चलो ये सब अपन पढ़ने वाले, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। समीर की कहानी आ गई, समीर बहुत पसंद है इनको। शुरुआत करते हैं नया चैप्टर, नए एस ए के साथ, और ऐसे है 500। इसके पहले अपन ने पढ़े 315, 320, 330, 15, 20 और 30, है ना। रिस्क असेसमेंट और मॉडेलिटी और रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ऑर्डर रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस ऐसे 500, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। भर भर के ऐसे आएंगे यहाँ पर। ये पहला वाला है, अब दुकान लग जाएगी ऐसे की। सबसे पहले आया ऐसे 500। 500 के अंदर ऑडिट एविडेंस समझाता है। ऑडिट एविडेंस क्या होता है? देखो बेटा, तुम ऑडिट एविडेंस वर्ड कई बार पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 1 से ही पढ़ रहे हैं। साई ऑब्टेन करना है, साई ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये ऑब्टेन करना है। ठीक है, और तुमने देखा होगा साई ऑब्टेन करके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके, इसके ऊपर हमारा कंक्लूजन बेस होता है। हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके अपने कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, और ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ड्राइव और ओपिनियन फॉर्म। ठीक, तो ऑडिट एविडेंस का यूज करके कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं ये बात। सेम यही बात लिखी है ऑडिट एविडेंस के बारे में, सिर्फ एक चीज बोला है, ऑडिट एविडेंस को इंफॉर्मेशन बोला है। ठीक है, जिसे ऑडिटर यूज करता है किस पे आने के लिए? कंक्लूजन पे आने के लिए, जिसके ऊपर उसका क्या बेस होता है? ओपिनियन बेस होता है। ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन है यूज बाय ऑडिटर, इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर कंक्लूजन पे आने के लिए, इस पे उसका ओपिनियन बेस्ड होता है। ऑडिट एविडेंस इज इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, कंक्लूजन पे आने के लिए, ऑन विच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, ओपिनियन। इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट कंक्लूजन, ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन आर बेस्ड। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में अपन ने ऑडिट एविडेंस को देखा। अब यहां पर खत्म नहीं होता डेफिनेशन, उसके बाद बोलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है? ये इंक्लूड कर रही है 2 इन्फॉर्मेशन। 2 इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करती है। कौन कौन सी 2? एक अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एक अदर इन्फॉर्मेशन। बेटा ये भी चीज तुम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स डेटा, तो वही तो है इन्फॉर्मेशन कंटेन इन, सेम ही तो वर्ड है चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो पढ़ा है ना। तो इन्फॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंट अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर सोर्स डेटा, यानी अदर डेटा। हाँ हाँ, चैप्टर नंबर 2 में आया था, तब अपन ने ये बोला था कि अपन 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे 2 में तो रिस्क असेसमेंट की भी आ जाती है डेफिनेशन। ठीक है, चलो 2 प्लानिंग का सब आ जाता है वहाँ पर। अब बेटा थोड़ी सी बात करते हैं एविडेंस के बारे में। अपन लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अपन प्लानिंग करके अपनी ऑडिट शुरू करते हैं। यानी ऑडिट के अंदर अपना जो मेन काम होता है ना, मेन काम, ठीक है, वो एविडेंस को ऑब्टेन करना ही होता है। ये अपना मेन काम होता है। अब जब तुम लोग ऑडिट करने जाओगे तो तुम लोग वहाँ पर सारे वाउचर वगैरह चेक करोगे, सेल वगैरह को चेक करोगे, बिल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, सारी एंट्रीज वगैरह देखोगे, सैंपल बेसिस पे चेक करोगे हर चीज़ों को। जब भी तुम कोई चीज़ चेक करते हो ना, तो चेक कर करके उन चीज़ों को रख लेते हो अपने पास। अब तुम्हें हर चीज़ सही मिली तो तुम बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रहा है? ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है। ठीक है, अच्छी रिपोर्ट दो, अच्छी रिपोर्ट, ट्रू और फेयर व्यू। तो बेटा कोई तुमसे आके ऐसे बोलेगा कि तूने रिपोर्ट अच्छी दी है, तू बता रहा है ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है। ठीक, तो हमें ये भी तो बता कि ट्रू और फेयर व्यू क्यों दे रहा है, क्या सबूत है तेरे पास? तूने तो कह दिया ओपिनियन दे दिया, ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, इसका सबूत है कुछ? सबूत मांगेगा कोई तो सबूत में क्या देंगे अपन? ये एविडेंस, मतलब
हम हर चीज़ चेक कर करके उसको रख लेते अपने पास, उसकी कॉपी ले लेते अपन, कॉपी, ठीक है, ताकि अपन किसी को बता सके, एक कॉपी लेते, फिर इस कॉपी की सारी चीज़ों की अपन डॉक्यूमेंट बनाते, ठीक है। जब अपन पढ़ते चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, पहले एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन एक ही चैप्टर हुआ करते थे। अब भला इन लोगों का कि इन लोगों ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को हटाया और एक नया चैप्टर बनाया। चैप्टर 4 में अच्छा काम किया, क्या, डॉक्यूमेंटेशन को हटा के नया चैप्टर बना दिया। चैप्टर 3 में खराब काम किया, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को जोड़ दिया, जो अलग चैप्टर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जुड़ने से एक अच्छा काम हो गया कि उसको थोड़ा कंप्रेस करके जोड़ा, चैप्टर में बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो टैक्स तुम्हारा थोड़ा कम हो गया, ये एक फायदा हुआ, क्योंकि चैप्टर के अंदर थोड़ा ज्यादा आता था, डिटेल में आता था। चलो अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 6 में। ये एविडेंस को जमा कर करके अपन पूरा अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो फाइल अपन को काम आती है, ठीक है। इसीलिए तुम लोग देखना, कोई सा भी चैप्टर तुम पढ़ो, 2 से लेकर सब जगह यही बोलेगा, प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करो, ये किया इसका डॉक्यूमेंटेशन करो, मॉडेलिटी सेट किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, रिस्क असेसमेंट किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, जो भी काम कर रहे हो ना सबका डॉक्यूमेंटेशन करो। डॉक्यूमेंटेशन इस करने का इसलिए कहता है कि तुमने जो भी काम किए उसका सबूत है ना, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट करना उसका सबूत है, एविडेंस की तरह काम आएगा, ठीक है। तो अभी जो ऑडिट एविडेंस वर्ड ये यूज करता है, ये जनरली किसके लिए करता है, ये जो अपन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंसिव प्रोसेस, ये जो भी अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनसे अपन जो भी चीज़ें चेक कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख लो अपने पास, इन्फॉर्मेशन के लिए उसको रख लो, और ये हमारे एविडेंस की तरह काम आएगा। इसी एविडेंस की स्टडी करके अपन आखिरी में, अंत में, ऑडिट के अंत में अपन क्या करते हैं, इन्हीं एविडेंस की स्टडी करके किस पे आते हैं, और इसी कंक्लूजन पे हमारा ओपिनियन बेस होता है कि ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस होता है इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन, ठीक है, ऑन विच हिज ओपिनियन आर बेस्ड। इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, ओपिनियन। इंफॉर्मेशन 2 तरह के होते हैं, इंफॉर्मेशन कंटेन इन, कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, कंटेन इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर डेटा, ठीक है, इसकी बात कर, अदर सोर्स डेटा की बात कर। चलो अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है वो समझाएगा। ऊपर 2 वर्ड पढ़े ना अपन, इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड और ये अदर इंफॉर्मेशन, अदर सोर्स डेटा, अदर इंफॉर्मेशन, इनको समझाएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें आती है तुम्हें बता रहा है, अकाउंटिंग के बच्चों को बता रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। आओ बेटा ध्यान से देखो। द रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, समझाने की जरूरत तो पड़ेगी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड सच एज चेक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सपोर्टिंग रिकॉर्ड यानी कि चेक वगैरह है, ठीक है, वो बिल वगैरह है, ये इनवॉइस वगैरह है, ठीक, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंट्री का, एंट्री और एंट्री के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पहली चीज जैसे चेक हुआ, इनवॉइस हुआ, ठीक है, साथ में कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, क्यों, क्योंकि कस्टमर को जो सेल वगैरह होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होगी, टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है उसके हिसाब से ही होगी, तो उससे पता पड़ जाएगा कि सही दिखा रहे या फेक दिखा रहे। यानी क्या होता है, बहुत सी बार ये लोग साइड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, और साइड एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो बदल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं अपन, कस्टमर के साथ किया हुआ, ताकि कोई मैनेजमेंट साइड एग्रीमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रॉड में तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। द जनरल एंड सब्सिडियरी लेजर, ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जनरल, सब्सिडियरी लेजर, जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या क्या आया, जनरल, सब्सिडियरी लेजर्स, ये ऊपर आ गया अकाउंटिंग एंट्री, इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री, सब्सिडियरी बुक वगैरह में जो तुम रिकॉर्ड करते हो, सब्सिडियरी बुक वगैरह जो तुम बनाते हो, वो सारी चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। सपोर्टिंग रिकॉर्ड, ये जनरल एंट्री आ गई, लेजर आ गए, अदर एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारे एडजस्टमेंट जो जनरल एंट्रीज के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ठीक है, जनरल एंट्री में हमने अभी नहीं किए वो एडजस्टमेंट, तो सारे एडजस्टमेंट एंड रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट और स्प्रेडशीट। यानी क्या बेटा, डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए, एसेट के डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, ठीक है, तो एक्सेल शीट के अंदर पूरी कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का प्रूफ बनता है कि डेप्रिसिएशन सही लिया है अपन, ठीक है।
ऐसे ही अपन कई सारे वो करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, रिकंसिलिएशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है वर्कशीट, स्प्रेडशीट सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन, रिकंसिलिएशन एंड डिस्क्लोजर। अब एक एक को समझाता हूँ मैं तुम। अपन क्या करते हैं, कोई भी वर्क करने के लिए उसके जो वर्किंग पेपर होते हैं जिसपे अपन ने वर्क किया है, कोई भी अमाउंट निकालने के लिए अपन ने कोई वर्क किया है तो उसका वर्किंग पेपर, तो उसे बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है। एंड स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट एक्सेल को बोलते हैं, MS एक्सेल, उसकी शीट को, ठीक है। तो वर्कशीट या स्प्रेडशीट, जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन किया है तो वो कैलकुलेशन मेरे डेप्रिसिएशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। साथ में मैंने कोई रिकंसिलिएशन किया है, साथ में ये कॉस्ट एलोकेशन, क्या है सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, बेटा कॉस्टिंग के अंदर अपन को बताई जाती है कि ये कॉस्ट जुड़कर ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है ना, और उसके अंदर क्या होता है, ओवरहेड को एलोकेट करना होता है, बांटना पड़ता है। तो तुमने ओवरहेड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे बांटा, सब में इनडायरेक्ट खर्चे को बांटना पड़ता है, तो तुमने कैसे बांटा, उसे बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। कॉस्टिंग पढ़ लिया तो अच्छे समझ में आ ही रहा होगा, और जो अब पढ़ेगा उसको और अच्छे समझ में आएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ता है, तो ये वो कॉस्ट एलोकेशन की बात कर रहा है, यानी कॉस्टिंग रिकॉर्ड को देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आता है रिकॉर्ड सच एज वर्कशीट, स्प्रेडशीट सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशन, समझ गए। कोई भी चीज़ को कंप्यूट किया, जैसे डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, रिकंसिलिएशन एंड अदर डिस्क्लोजर्स, ठीक है। ये सारे मिलके बनते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या आया, सबसे पहले इनिशियल एंट्रीज, ठीक है, साथ में इनिशियल एंट्री के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे चेक हो गया, इनवॉइस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो गया, ठीक। इनिशियल एंट्रीज हो गई, अब इसकी जनरल एंट्री होगी और इसका लेजर वगैरह बनेगा, ठीक है। तो फिर आता है जनरल एंट्री, लेजर और कोई एडजस्टमेंट है, ये हो गया। अब इसके बाद इन सब की कोई कैलकुलेशन अपन ने की है तो वो इनिशियल एंट्री, सब्सिडियरी बुक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चेक आ गया, इनवॉइस आ गया, और चेक, इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, ठीक है, जिससे अपन ने वो एंट्री करी है। साथ में उससे जनरल एंट्री होगी, लेजर होगा, और कोई एडजस्टमेंट जो जनरल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, ये भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आता है। साथ में और क्या आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर अभी तक के जो भी काम के लिए कोई कैलकुलेशन की है तो उसकी वर्कशीट और स्प्रेडशीट, ठीक है, जिसमें कंप्यूटेशन है, कॉस्ट एलोकेशन है, कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन और रिकंसिलिएशन वगैरह एंड अदर डिस्क्लोजर, ठीक। ये अभी तक तुम्हें सिखाया उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब अदर डेटा आता है, हाँ बेटा बोल। नहीं, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो, हाँ कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट उसे कंसीडर करेगा, ठीक है। सप्लायर के साथ हुआ या अपना कस्टमर के साथ हुआ, ठीक। अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट, देखो बेटा सप्लायर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उससे अपन को प्राइस पता पड़ जाएगी, परचेस प्राइस सही लगाई या नहीं लगाई, परचेस को सही रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ऑल्सो सपोर्ट। अब देखो क्या आया, अब बड़ी शानदार चीज बोलता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अदर इंफॉर्मेशन कौन सी, जो ऑथेंटिकेट करे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, बस काफी है इतना। अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट, ऊपर के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करे। फॉर एग्जांपल ये पढ़ो सेकंड लाइन, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एंड, अगर तुमने ट्रेड रिसीवेबल से रिटर्न कंफर्मेशन ले लिया उसके अमाउंट का, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि हाँ यार इन लोगों ने जो सेल वगैरह रिकॉर्ड करी है और जो रुपया आया हुआ रिकॉर्ड किया है और जो बचा हुआ रिकॉर्ड किया है बैलेंस, 5 लाख की सेल रिकॉर्ड की है, 2 लाख कैश आया हुआ बैंक रुपया आया हुआ रिकॉर्ड किया है और 3 लाख का बैलेंस रिकॉर्ड किया है, सब सही है, ठीक है। तो अगर अपन रिटर्न कंफर्मेशन ले लेंगे तो ऊपर की जो अपनी एंट्रीज वगैरह है या जो बैलेंस शो हो रहा है, डेटा का जो बैलेंस शो हो रहा है, वो बैलेंस अपन को कंफर्म हो जाएगा कि सही है। इसीलिए इसको बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन दैट ऑथेंटिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कुछ और इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे कि बिल्कुल सही है। उसमें आती है मिनट्स ऑफ मीटिंग, सबसे फेमस हमारा, और रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो पिछले चैप्टर में अपन देख कर आए, पॉलिसी मैनुअल्स बनाते हैं लोग, उसमें सारी चीज़ें लिखते हैं, तो उसके हिसाब से ही काम हो रहा है क्या, ठीक है। ऑडिट एविडेंस के अंदर अपन 2 इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एक अदर इन्फॉर्मेशन।
अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर जो भी सारी अकाउंटिंग है, जनरल एंट्री, सब्सिडियरी बुक, उसके हिसाब से किसके हिसाब से वो एंट्रीज वगैरह करिए, वो सारे रिकॉर्ड आ गए। साथ में अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड थे उसको ऑथेंटिकेट करने वाले चीज़ें आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गए, जैसे मिनट्स है, ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, और लास्ट मैनुअल, और भी एक्सेट्रा। ठीक है, अपना लिखने के लिए इतना काम काफ़ी है। ठीक है, हाँ बेटा, इधर जनरली पता है क्या चीज़ें आती है, हर वो चीज़ जो तुम्हारी ऊपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट, फिर वो कुछ भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे ऊपर के रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करे। ठीक है, ऑथोराइजेशन, किसी का ऑथोराइजेशन हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हो, पेपर वगैरह हो कि इसको ऑथोराइज किया। अभी मान लो परचेस का ऑथोराइजेशन है, आ रहा परचेस का ऑथोराइजेशन है, तो परचेस का ऑथोराइजेशन क्या करेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट अपने चेक किया तो उससे परचेस का ऑथेंटिकेशन पता पड़ेगा कि भाई परचेस बिल्कुल सही कर रखी है इन लोग, ये ऑथोराइज किया हुआ था। ठीक है, चलो अब एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे सिंपल टॉपिक अभी तक का, सबसे सिंपल। नेचर के हिसाब से 3 होते हैं, एक विजुअल दिखने वाला, एक ओरल जो बोल के बताया किसी सामने वाले ने, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट्री लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इनसे इन्वेंट्री के बारे में बताओ, तो उसने कहा कि देखो सबसे पहले तो बहुत बड़ा मैनुअल आ गया मेरे हाथ में, इतना बड़ा तो नहीं होता। उसने कहा, मैंने कहा इन्वेंट्री के बारे में बताओ, तो सामने वाले ने कहा देखो ये इन्वेंट्री का मैनुअल है, ये पढ़ लो पूरा। ठीक है, पढ़ लिया। अब इसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, आके देख लो। ठीक, तो मैं कहता हूं कि इन्वेंट्री के हिसाब से कैसे काम करते हो। सबसे पहले तो उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे इन्वेंट्री का काउंट करते हैं। मैंने कहा सही बोल रहे हो क्या, बोला चेक कर लो, चेक कर लो भाई। तो पहले तो ओरल बोल के बता दिया इन्वेंट्री के बारे में, हम ऐसा 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 चेक करते हैं, ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। फिर मैंने कहा सही कह रहे हो ना तुम लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे। उसने कहा चेक कर लो, ये लो, ये हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है, हम ऐसे करते हैं। मैं कहा अच्छा हाँ, तू बोल भी सही रहा है क्योंकि जो लिखा हुआ है वही बोला तूने। तो ओरल हो गया, ठीक है, विजुअल हो गया, सॉरी ओरल हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया। अब बात करते हैं विजुअल की। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक बार बता इन्वेंट्री काउंट कैसे करते हो तुम लोग, तो वो इन्वेंट्री काउंट करके दिखा रहा है, अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये विजुअल। तो पहले उसने बोल के बताया, ओरल, इंक्वायरी आ जाती है इसके अंदर, फिर डॉक्यूमेंट दिखाया, इंस्पेक्शन आ जाता है इसके अंदर, फिर उसने काम करके दिखाया अपन को, विजुअल, ऑब्जर्वेशन आ जाता है इसके अंदर। समझ गया पूरी बात? हाँ, पहले उसने बोल के बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा सही तो बोल रहा है, तो डॉक्यूमेंट दिखा दिया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री हो गया। मैंने कहा एक बार काम करके भी दिखा मेरे को, कैसे करते हो तुम लोग, या जब भी इन्वेंट्री काउंट करो तो मैं ज़रूर आऊँगा चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी कि विजुअल, देख कर भरोसा करना। किसी भी चीज़ को होते हुए मैंने देखा तो देख कर भरोसा करना, किसी ने मुझे बोलकर बताया तो सुन के भरोसा करना। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट में चीज़ें लिखी हुई है तो देखकर अपन उस पर भरोसा करें। ठीक है, चेक करें मतलब डॉक्यूमेंट। तो अब डॉक्यूमेंट 3 तरह के होते हैं नेचर के हिसाब से। सबसे पहला आता है विजुअल। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कंडक्टेड बाय द क्लाइंट स्टाफ। विजुअल आया तो विजुअल समझाने थोड़ी बैठेगा, समझाया नहीं, एग्जाम्पल दे दिया, ऑब्जर्विंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, खत्म। ऑब्जर्विंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ओरल, एग्जाम्पल दे दिया। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर ऑफ क्लाइंट, यानी कि इंक्वायरी लायर्स के साथ करते हैं है ना। चलो, मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट, तो मैनेजमेंट के साथ अपन ने जो इंक्वायरी करी, डिस्कशन किया है, वो ओरल। और डॉक्यूमेंट्री मतलब पॉलिसी मैनुअल वगैरह देख लिया, फिक्स एसेट रजिस्टर देख लिया, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट, सेल्स बिल एक्सेट्रा, किसी भी वाउचर वगैरह को देख लिया, बिल को देख लिया, सेल बिल को, फिक्स एसेट रजिस्टर को देख लिया, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को देख लिया। ये डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब हर वो चीज़ जो लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा भाई तुम इन्वेंट्री काउंट कैसे करते हो, उसने बोल के बताया, ये ओरल। ठीक है, उसने लिखा हुआ ही बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्री। उसने करके ही बता दिया, विजुअल। विजुअल के बाद उसने बता भी दिया कि भाई हम ऐसे काम करके ऐसे रिकॉर्ड करते हैं पूरा, वो रिकॉर्ड फिर डॉक्यूमेंट्री हो गया। हर लिखी हुई चीज़ क्या रहेगी, तो कोई फिक्स एसेट काउंट कर रहे हैं अपन, वो स्टोर लेजर वगैरह बना रहे हैं, ये स्टोर लेजर जो बनाना होता है ना, ये डॉक्यूमेंट्री होता है। हर रिकॉर्ड की हुई चीज़ क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया 3 चीज़।
उसके बाद सोर्स के हिसाब से क्यों कहां से आ रहा है एविडेंस, आ कहां से रहा है, इंटरनली जनरेट हो रहा है या बाहर से आ रहा है। ठीक है, अगर इंटरनली जनरेट होता है तो इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो सोर्स के हिसाब से दो होते हैं, एक इंटरनल एविडेंस और एक एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस वो होगा जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट होगा। ठीक है, एविडेंस विच ओरिजिनेट विच जनरेट विद इन दी, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। ये सारे टॉपिक बहुत सिंपल चलेंगे। एग्जाम्पल, सेल इनवॉइस, परचेस इनवॉइस लिख दूंगा क्या, गलती से मत लिख देना, वो एक्सटर्नली जनरेट होता है, एक्सटर्नल एविडेंस है ना। सेल एविडेंस के साथ परचेस मत जोड़ देना। सेल इनवॉइस आ गया, कॉपीज ऑफ सेल चालान एंड फॉरवर्डिंग नोट्स एक्सेट्रा, गुड रिसीव नोट, ये सब अपन बनाते हैं, GRN वगैरह सब अपन बनाते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, माल जब आता है ना उसका इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होने पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, वो अपन बनाते हैं। कॉपीज ऑफ कैश मेमो ये अपन बनाते हैं, पूरा जो भी अपन पेमेंट वगैरह करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट ये अपन बनाते हैं, जो माल आया नहीं चाहिए वापस जाएगा माल। ठीक है, तो कौन सा नोट बनाते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट के साथ कौन कौन है? माल अपने पास आया, अपन को जरूरत नहीं है, अपन ने रिटर्न कर दिया। डेबिट के साथ कौन कौन है और क्रेडिट के साथ? चलो अब मेरी बात सुनो, अकाउंटिंग क्लास होगी ना तुम्हारी, तो मुझे पूछ कर बताना अकाउंटिंग क्लास में कि कौन सा नोट बनता है, डेबिट बनता है या क्रेडिट बनता है। हाँ, परचेस अपन ने किया। अपन अगर परचेस करते हैं और उसको रिटर्न करते हैं तो अपन बनाते हैं डेबिट नोट। ठीक है, चलो अरे मेरी बात सुनो, दोनों नोट अपन ही बनाते हैं, एक बनता है परचेस रिटर्न के लिए, एक बनता है सेल रिटर्न। डेबिट नोट भी अपन ही बनाते हैं, क्रेडिट नोट भी अपन ही बनाते हैं, इसलिए इंटरनल एविडेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में खैर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मैं ऐसे ही पूछा तुमसे। चलो मेरी बात तो सुनो, अभी बेटा नोट लेकर मत बैठ जाओ, और भी चीज पढ़ना है मन को। ठीक है, अब एक्सटर्नल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस वो होता है जो ओरिजिन होता है आउटसाइड द, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इतना सा फर्क है बस। ठीक है, इसमें परचेज इनवॉइस आ जाएगा, सप्लायर चालान आ जाएगा, सेम ऊपर जो लिखा हुआ है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट नोट कमिंग फ्रॉम द पार्टीज, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो पार्टी से अपन को मिला है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कंफर्मेशन एक्सेट्रा। अरे अपन इशू करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट, सामने वाला भी अपन को इशू करता है, साथ में कोई कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन कौन सा, अभी ऊपर पढ़ा ना अपन ने, रिटर्न कंफर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल से, क्या है रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पूरा ऐसे है भाई इसके ऊपर 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन नाम का। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कौन सा एविडेंस है, नाम ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, भगवान भला करे तुम्हारा। ये हो गया एविडेंस की बात। अब बोलता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट की बात कर ले थोड़ा। ये बोलता है बल्क ऑफ एविडेंस दैट एन ऑर्डर गेट्स इज इंटरनल इन नेचर। अधिकतर एविडेंस हमें कौन से मिलते हैं, इंटरनल, ऑब्वियस बात है, अधिकतर एविडेंस इंटरनली जनरेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एविडेंस है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द एविडेंस इंटरनल होते हैं। क्लाइंट एंड स्टाफ हैव द कंट्रोल एंड द ऑर्डर शुड बी केयरफुल इन पुटिंग रिलायंस ऑन सच एविडेंस। इंटरनल एविडेंस पे क्लाइंट का कंट्रोल होता है, इसलिए हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो मैनिपुलेट करेगा, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे ना। हाँ, चोरी वोरी कर ले, मतलब कुछ फ्रॉड कर ले, और सोफिस्टिकेटेड केयरफुल डिजाइन स्कीम बनाए जिसमें कंसील करने के लिए वो क्या करे, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट तो नहीं है, खैर वैसे भी अपन को बहुत सावधानी से चेक करना होता है। ठीक है, लेकिन अपन इस चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, पहले अपन ने पढ़ लिया इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर। चलो बार बार अपन उसके बात नहीं करें, बस ये कह रहा है सावधान रहो। ऐसे नहीं इनहेरेंट लिमिटेशन है, हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे डॉक्यूमेंट को, तो हम चेक ही क्यों करें, ये कौन सी बात आ गई? अरे चेक तो कर भाई,
अपना काम तो ईमानदारी से कर। मैं मरीज को ठीक ही नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर कह रहा है तो मैं ऑपरेट ही क्यों करूं, नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगता ही नहीं मैं कर पाऊँ, जाओ अब मरने दो उसको। अरे कुछ तो करेंगे अपन, कुछ एफर्ट्स तो लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अधिकतर एविडेंस हमें जो मिलते हैं वो इंटरनल एविडेंस होते हैं, वो क्लाइंट उसको, क्लाइंट के कंट्रोल में होता है, वो क्लाइंट का उस पर कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑडिटर को सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। इट इज नो सच दे आर टू बी, देखो आगे नहीं बात, तुम्हें केयरफुल रहने का बोला है, सस्पेक्ट करने का नहीं बोला। वो तुम कर भी सकते, तुम एक्सपर्ट थोड़ी हो, तुम डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन में एक्सपर्ट नहीं हो, तो सस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रहा। कभी भी तुम्हें पागल बनने की बात नहीं करेगा कि पागल की तरह किसी के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। सीए किसी के पीछे पड़ने की परमिशन नहीं देता, ठीक है, पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के पीछे पढ़ना है। बट एन ऑडिटर हैज टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ, हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज कर भाई मेरे, ठीक है। तो ये कह रहा है ऑडिटर हैज टू बी अलाइव टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिपुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एविडेंस, ठीक है। इसके बारे में अपन को केयरफुल रहना है कि भाई कोई मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं आ रहा अपने सामने, ठीक है, कोई शक्ल से तो दिख नहीं रहा कि अपन को ऐसा लगे डाउट आ जाए थोड़ा बहुत, तो फिर अपन चेक करें उसको जिसमें डाउट आ रहा है। तो अपन केयरफुल रहे इसके लिए, तो सस्पेक्ट करने की बात नहीं करता, केयरफुल रहने की बात करता है कि केयरफुल रहे किसके बारे में, फॉल्स और मिसलीडिंग एविडेंस के बारे में। सेम यही वर्ड है उसके अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ठीक है, फॉल्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। चलो फिर बोलता है एक्सटर्नल की बात करता है। इंटरनल की बात हो गई, अधिकतर एविडेंस इंटरनल होते हैं, इस पे क्लाइंट का कंट्रोल होता है, ऑडिटर को केयरफुल रहना है, सस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, अधिकतर एविडेंस इंटरनल होते हैं, ठीक है, इस पे क्लाइंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है, ऑडिटर को केयरफुल रहना चाहिए, सस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अलाइव रहे, केयरफुल रहे, किस बात से, के पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन और मिसलीडिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो मिसलीडिंग ऑफ फॉल्स और मैनिपुलेशन से वो रहे, पॉसिबिलिटी से अलाइव रहे, केयरफुल रहे, ठीक है। अब एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली कंसीडर, अब एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल को ज्यादा रिलायबल माना जाता है क्योंकि थर्ड पार्टी से आ रहा है ना, तो रिलायबल है वो क्यों मैनिपुलेट करेगी, उसको क्या मतलब आया, ठीक है। मोर रिलायबल एज दे कम फ्रॉम थर्ड पार्टी हु आर नॉट नॉर्मली इंटरेस्टेड इन, उसको क्या मतलब आया इसके सामने वाले के बिजनेस में मैनिपुलेशन करने का, ठीक है। तो एक्सटर्नल को ज्यादा रिलायबल मानते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आता है जो कि किसमें इंटरेस्टेड नहीं है, मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इफ ऑडिटर हैज एनी रीजन टू डाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी, हाँ, अब थर्ड पार्टी के इंडिपेंडेंस पे अपन को कोई डाउट हो तो क्या एविडेंस पे डाउट करेंगे अपन, हाँ सर, थर्ड पार्टी के इंडिपेंडेंस पे डाउट हो मतलब, अरे अपना ही बच्चा है वो, है ना, जिससे परचेस कर रहे हैं ना माल, वो अपना ही बच्चा है, वो रिलेटेड पार्टी है, और वो रिलेटेड पार्टी है मान लो, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इंडिपेंडेंस पे खतरा हो, इसीलिए देखो एक बात हमेशा बोलूंगा, रिलेटेड पार्टी हर जगह आता है, मैंने तुम्हें कहा था हर जगह आता है। अकाउंट के अंदर एस पढ़ते हो तुम 18, इंड एस 24 है उसका, है ना। कंपनीज के अंदर एक्ट आता है, सेक्शन आता है, सेक्शन 188 या 18 188 या ऐसे आएगा 550, जहां देखो रिलेटेड पार्टी, ना ऑडिट रिलेटेड पार्टी छोड़ता है, ना अकाउंट्स छोड़ता है, और ना ही लॉ छोड़ता है। अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, हर कोई किसकी बात करता है, रिलेटेड पार्टी, हाँ वो भी करता है। तो हर कोई किसकी बात कर रहा है, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी खराब है क्या, नहीं। रिलेटेड पार्टी से ट्रांसलेशन ना करे क्या, क्यों मत करो, करो ना यार, अपने भाई बंधु से करो ना, अपना भाई है वो, हाँ रिलेटेड पार्टी है, करो उससे, अपना बच्चा है वो, ठीक है, करो से ट्रांसलेशन, मना तो नहीं है भाई से बच्चे से ट्रांसलेशन करने में, मतलब घर वाले का नुकसान कराएंगे, नहीं तू मेरा भाई है मैं तो नहीं कराऊं, अरे कराओ, कोई मना नहीं है। लेकिन रिलेटेड पार्टी के साथ रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए ऑडिटर को बोला जाता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, उसको ध्यान देना। कानून को भी यही लगता है कि रिलेटेड पार्टी से ट्रांसलेशन करके कुछ गफला ना कर दे, ठीक है, ये लोग दोनों मिलकर। इसीलिए कानून भी क्या करता है कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांसलेशन आता है वो डिस्क्लोजर की बात कर देता है, ठीक है, कि भाई प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रिलेटेड पार्टी का। हम मना नहीं कर रहे ट्रांसलेशन करने से, मगर क्या कर, प्रॉपर डिस्क्लोजर। आई बात समझ में, चलो।
तो इफ द ऑडिटर हैज एनी रीजन टू डाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी के इंडिपेंडेंस पे डाउट हो, डाउट का कोई भी उसके पास रीजन कोई भी बेसिस हो कि इस बेसिस पे मैं डाउट कर रहा हूं, हु हैज प्रोवाइडेड एनी मटेरियल एविडेंस, एग्जांपल एन इनवॉइस ऑफ एन एसोसिएटेड कंसर्न, एसोसिएटेड आ गए 20% वाले, ठीक है, तो एसोसिएट का इनवॉइस हो मान लो, तो अब एसोसिएट क्या है, रिलेटेड पार्टी है, ही शुड एक्सरसाइज ग्रेटर विजिलेंस एंड अलर्टनेस इन दैट मैटर। तो ये कह रहा है कि अगर इंडिपेंडेंस को लेकर कोई डाउट हो, जैसे अगर मान लो कोई इनवॉइस हो एसोसिएटेड कंसर्न का, एसोसिएटेड वो होता है जिसके अंदर कंपनी का 20% इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो ऐसा कंसर्न एसोसिएटेड कहलाता है, तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल है ना, चलो, तो वो रिलेटेड पार्टी हो गई, इसीलिए ऐसे केस में उससे मिलने वाले एविडेंस पे थोड़ा अलर्ट रहना है अपन को, ग्रेटर विजिलेंस एक्सरसाइज करना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की बात कर रहा है, ऐसे एविडेंस को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहो, ठीक है, ये अलर्ट रहने की, केयरफुल रहने की बात करेगा, वर्ड देखना, वर्ड अलर्ट और केयरफुल रहने की बात करेगा, सस्पेक्ट की बात नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हें कोई वो इन्वेस्टिगेटर नहीं बना देगा, सीआईडी के अंदर नहीं पहुंचा देगा, ठीक, तुम दया बन गए, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। एज एन ऑर्डिनरी रूल द ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस एज फार एज प्रैक्टिकल। ये एक अपना ऑर्डिनरी रूल होता है, क्या रूल होता है कि अपन इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंस को मैच करते हैं। जैसे मुझे डेटर के बारे में मिला इंटरनल एविडेंस, सुनो सुनो सुनो, होश में रहो, मुझे डेटर के बारे में मिला इंटरनल एविडेंस, डेटर से मैंने मंगवा लिया कंफर्मेशन, ठीक है, तो मैं वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डेटर के बैलेंस के साथ, इंटरनल एविडेंस के साथ मैच कर लूँगा, ठीक है, तो ये जनरल रूल होता है कि अपन ये काम करते ही करते, ठीक है। वेयर एक्सटर्नल एविडेंस इज नॉट रेडिली अवेलेबल टू मैच, अब तुम्हें मिले ना एक्सटर्नल एविडेंस, द ऑर्डर शुड सी एज टू व्हाट एक्सटेंड द वेरियस इंटरनल एविडेंस कोरोबरेट वन अनदर। मतलब क्या, बहुत शानदार लाइन बोलता है, बहुत शानदार लाइन बोलता है, एक तुम्हें अच्छा रूल बता देता है। वो रूल क्या बताता है कि एक ऑर्डिनरी रूल क्या होता है कि हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल को मैच करते हैं। मान लो एक्सटर्नल एविडेंस हमें नहीं मिल सकता, ये सामने वाला हमें रिप्लाई नहीं दे रहा कंफर्मेशन के, ठीक है, तो उस केस में फिर हम ये देखेंगे कि अब ये इंटरनल एविडेंस है, एक्सटर्नल मिल नहीं रहा, तो मैच किससे करें, तो फिर हम दूसरे इंटरनल एविडेंस को निकालते हैं उससे रिलेटेड जो उसे कोरोबरेट करे, सपोर्ट करे, सपोर्ट, ठीक है, तो फिर दूसरे इंटरनल एविडेंस से उसको मैच करते हैं। यानी सिंपल सी लाइन में अगर मैं बोल जाऊं तो इंटरनल एविडेंस और एक्सटर्नल एविडेंस को मैच करते हैं, अगर ये ना मिल पाए तो दूसरे इंटरनल एविडेंस से इसको मैच करते हैं, इंटरनल को ही दूसरे इंटरनल से मैच करते हैं, यानी कि वो दूसरे इंटरनल अपने इंटरनल को क्या करना चाहिए, कोरोबरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। एज टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक हमारे दूसरे इंटरनल एविडेंस कोरोबरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोरोबरेट यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोरोबरेट का उल्टा होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है, ऐसा ना हो एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट करे, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट उसका उल्टा होता है। बेटा एविडेंस का ना मिलना भी एविडेंस होता है, मतलब ओमिशन भी अपने आप में एक एविडेंस होता है। अरे ओमिशन भी तो एविडेंस हुआ कि ये चीज नहीं मिली, तो ये भी तो एविडेंस हुआ ना। अब समझो बात को, तुमने मान लो क्या किया, बिल लिया, सैंपल में बिल ले लिया, बिल से तुमने एंट्री चेक करी, ठीक है, तुमने सैंपल में ऐसे 50 बिल उठा लिए, तुम एंट्री चेक कर रहे हो, हर बिल की एंट्री मिल रही है, 3-4 बिल की नहीं मिली, ओमिशन है ना। एंट्री से बिल चेक करना, सर एक ही तो बात है, बिल से एंट्री, एंट्री से बिल अलग अलग बात है। अब एंट्री से बिल चेक करेंगे, तो ऐसे कोई एंट्री सेलेक्ट कर ली, भाई ये एंट्री चेक कर रहा हूँ, तो एंट्री देखी, अब बिल ले रहा हूँ, उससे पता पड़ जाएगा एंट्री मगर बिल नहीं है, ठीक है, तो एंट्री फेक हुई। एक होता है ओमिशन, ठीक है, और एक होता है फेक एंट्री। आई बात समझ में। तो ये मैं इंटरनल को इंटरनल, अब इंटरनल में क्या करूंगा मैं, जैसे सेल का इनवॉइस ले लूंगा, रजिस्टर में चेक कर लूंगा, डेटर में देख लूंगा, ऐसे अलग अलग जगह पे एंट्री चेक कर लूंगा एक ही सेल की, ठीक है। तो अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है, कोरोबरेट करे तो अच्छी बात है, और कॉन्ट्राडिक्ट करे तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ चेक करेंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, तो ये समझ में आ गई बात। ऑर्डिनरी रूल क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल को मैच करना, अगर प्रैक्टिकेबल हो तो,
लेकिन एक्सटर्नल एविडेंस हमें रेडिली अवेलेबल ना हो हमारे पास, तो ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर ये देखेगा कि कितने हद तक इंटरनल एविडेंस एक दूसरे के साथ कोरेबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो एविडेंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी करेंगे, है ना। चल, एंड ऑडिट टीम मेंबर, क्वेश्चन 2 आया तो 1 का है, कहाँ है ऊपर, अरे वाह यार, सॉरी बेटा, ये रह गया। The auditor of JPJ Limited explained to the audit team member about the relationship between audit evidence and opinion of auditor. Explain what relationship exists between audit. टाइम पास कर रहा है, बोलता है एविडेंस में और ओपिनियन में क्या रिश्ता है। एविडेंस के बेसिस पे ही ओपिनियन दिया जाता है। There exists a very important relationship. टाइम पास. While conducting an audit of a company, the auditor obtained audit evidence and with the help of that evidence ऑर्डर फॉर्म्स एंड ऑडिट ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे कुछ भी मत करना यार, ये लाइन लिख देना ऊपर वाली, ठीक है। ऑडिट एविडेंस इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिससे ऑर्डर किस पे आता है, ऑर्डर उसका यूज करके किस पे आता है, कंक्लूजन पे, और उस पे उसका ओपिनियन बेस होता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते। An audit team member of the auditor of a genuine limited was of the view that audit evidence obtained internally from within the company under audit are more appropriate, internally are more appropriate from the reliability point of view as compared audit evidence obtained externally. ये कह रहा है इंटरनली ज्यादा अच्छा है, रिलायबल है, भरोसे वाला है, ठीक है, बात ही उल्टी कर रहा है। As evidence obtained internally are obtained from the company whose audit is being conducted. Give your views. लिख देंगे हम कि भाई इंटरनल से ज़्यादा बढ़िया एक्सटर्नल होता है, वो लेस लायबल होता है। एक्सटर्नल बढ़िया क्यों होता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आता है जो मैनिपुलेशन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं होती। देयर इज अ वेरी लो रिस्क दैट दे कैन बी अल्टर्ड और चेंज। किसका, एक्सटर्नल की बात कर रहा है। एक्सटर्नल में बहुत कम रिस्क होता है, मैनिपुलेशन तो उसमें भी होगा लेकिन उसमें रिस्क बहुत कम होता है, मैनिपुलेशन और चेंजेस वगैरह का, ठीक है। वो मैनिपुलेशन अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए, उसका रिस्क बहुत कम होता है, मैनिपुलेशन का रिस्क कम होता है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, शॉर्ट में बता देता हूँ। अपन ने सबसे पहले पढ़ा ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट, उसके ऊपर बेस होता है ओपिनियन, ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन आर बेस, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन कंटेन बोथ अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर आता है इनिशियल एंट्रीज और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, जैसे चेक आ गया, इनवॉइस आ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, और जनरल एंट्री आ गया, लेजर आ गया, एडजस्टमेंट आ गए जो नॉट रिफ्लेक्टेड इन जनरल एंट्री है। और लास्ट, ये सारा काम करने के, एंट्री करने के लिए किसी अकाउंट का तुमने अमाउंट का कैलकुलेशन किया था तो उसका वर्कशीट और स्प्रेडशीट, ठीक है। इसमें आ जाएगा कॉस्ट एलोकेशन, कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर, ठीक है, और रिकंसिलेशन, ठीक है, ये सब, ये सारे वर्किंग पेपर। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करती है, ठीक है। जैसे सबसे फेमस जो है मीटिंग का मिनट्स, साथ में कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से, ट्रेड रिसीवल वगैरह से, ठीक है, और लास्ट मैनुअल्स वगैरह, इंटरनल कंट्रोल के मैनुअल्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े कि टाइप्स ऑफ एविडेंस, नेचर के हिसाब से 3 होते, सोर्स के हिसाब से 2 होते, 3 और 2। नेचर के हिसाब से मैंने उससे पूछा तो उसने बताया मेरे को इंक्वायरी कर, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, करके दिखाया, विजुअल। विजुअल का एग्जांपल है अपना कि वो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, इन्वेंटरी काउंट को ऑब्जर्व करना। ओरल का एग्जांपल है इंक्वायरी करना मैनेजमेंट से और अदर पर्सनल से, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन करना, मैनुअल्स को, सेल रजिस्टर को, फिक्स एसेट रजिस्टर को, किसी को भी, कोई भी लिखी हुई चीज़ को, ठीक है। चलो, उसके बाद सोर्स पढ़े। सोर्स के अंदर एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ओरिजिनेट विद इन द और ओरिजिनेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया अपना सेल बिल, सेल इनवॉइस, ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट इशूड बाय द क्लाइंट, अपन जो इशू कर रहे हैं, ठीक है, GRN, और उसके अंदर आ गया परचेस इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट इशूड बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। अब ये बोलता है
हाँ, अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करता है। ये कहता है बल्क ऑफ द एविडेंस जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, ठीक है, और इंटरनल एविडेंस जो होते हैं उस पर क्लाइंट का कंट्रोल होता है। अदर एविडेंस इंटरनल होते हैं, उस पर क्लाइंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस पर अपन रिलाई करें तो केयरफुली रिलाई करना चाहिए उस पर, ठीक है। सस्पेक्ट करने की बात नहीं करनी, ठीक है। अलाइव रहो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है मैनिपुलेशन की, ठीक है। अधिकतर एविडेंस इंटरनल होते हैं, इस पे क्लाइंट का कंट्रोल रहता है, इसीलिए केयरफुल रहो। सस्पेक्ट करने की बात नहीं कर रहे, यानी अलाइव करो पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन से, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन से अलाइव रहना, ठीक, यही केयरफुल रहने की बात, अलर्ट रहने की बात। फिर आते हैं अपन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आए होते हैं, और थर्ड पार्टी जो होती है वो इंटरेस्टेड नहीं होती मैनिपुलेशन में, ठीक है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन अगर कोई रीज़न टू डाउट हो, रीज़न फॉर डाउट हो कि अपन को डाउट करने का कोई रीज़न है, जैसे इन केस ऑफ इनवॉइस रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड कंसर्न, ठीक है, उस केस में अगर रीज़न फॉर डाउट होता है इंडिपेंडेंस के ऊपर, तो ग्रेटर विजिलेंस एक्सरसाइज करें, ठीक है, ग्रेटर विजिलेंस एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये बड़े किसके बारे में? एक्सटर्नल के बारे में, ठीक। आज के इतने बाबा टेक केयर, हमारे से आपका दिन बंद।